बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मुज़ाकरात को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही थी। जंग ने तो इसकी जो है वो मेन हेडिंग छाप दी थी। उसके बाद से ये रोला पड़ा हुआ अंसार अब्बासी साहब की खबर थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब के बयान से ये मामला शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है या इमरान खान ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। लेकिन जब लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात बंद किए थे तो दो चीज़ों की वजह से बंद किए थे। उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं कि आप जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे जहां कत्लेआम हुआ। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए हैं, मेरी बात छोड़ो, जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए उन्हें रिहा किया जाए। ये दो बड़े जायज़ मुतालबात थे इमरान खान साहब के। सियासी कैदियों को छोड़ो और एक आप जुडिशल इंक्वायरी करवाओ 9 मई की और 26 नवंबर की। ये दोनों काम नहीं किए गए तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए। अब अगर इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद 6-7 माह गुजरने वाले हैं या 6 माह गुजरने के बाद इमरान खान साहब इन मुतालबात से पीछे हटकर दोबारा मुज़ाकरात में आ जाते हैं गैर मशरूत तौर पे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें क्या गेन किया, ये सवाल भी है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने और जुनैद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, जबकि शेख वकास अकरम का कहना है कि वो तस्दीक नहीं कर सकते जो खबर दी गई जंग अखबार में। उन्होंने कहा ये खबर गलत है, ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। हमारे मुतालबात थे जिन चीज़ों पे ना जुडिशल कमीशन बना ना कुछ और हुआ, तो हम कैसे फिर मुज़ाकरात के अंदर चले जाएं। ये सवाल शेख वकास अकरम साहब ने भी पूछा है। अब आप आ जाए नाज़रीन इस बात पे कि क्या वाकई में कोई मुज़ाकरात या कोई ऐसी कहानी शुरू होने जा रही है। तो इस पे जो पहला स्टेटमेंट है वो जुनैद अकबर साहब का। उन्होंने कहा जी हुकूमत मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा रही है, एहतजाज हमने करना है और हर हाल में करना है और ये फैसला हो चुका है। लेकिन जब भी, मैं पहले भी आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक का मोमेंटम बनाना शुरू करती है, जैसे ही तहरीक इंसाफ एक तहरीक खड़ी करती है या आवाम को मोटिवेट करती है, चैनलाइज करती है, उसी वक्त अचानक से खबरें आना शुरू हो जाती हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हो गए, बैकडोर चैनल खुल गए, एस्टेब्लिशमेंट भी ये करने जा रही है, हुकूमत भी वो करने जा रही है, खबरें, टॉक शोज इनके ऊपर शिफ्ट कर दिए जाते हैं बाय डिजाइन। और ये हमने कम से कम 2 मरतबा इलेक्शन के बाद होते हुए देखा है। तो दोनों मरतबा कोशिश ये की गई कि अवामी एहतजाज जो है उसको कम किया जाए या अवाम को मायूस किया जाए कि बाहर आने की जरूरत ही कोई नहीं है, वहां तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इस तरह से अवामी तहरीक को जब शुरू होने वाली होती है उससे पहले दबाने के लिए ये मुज़ाकरात वाला एक ट्रक की बत्ती बीच में लाई जाती है। ये हर दफा आ जाती है। अब ये एक मरतबा फिर आ रही है, लेकिन लोग इसको अब सीरियस ले नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल नहीं ले रही। इसमें जो सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने निजी टीवी से बात करते हुए कहा कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि मैं कहूं कि निजाम होश के नाखून लेने पर आमादा है, यानी एस्टेब्लिशमेंट को होश आ रही है, ये को मुझे ऐसे शवाहिद नहीं मिले। ये जो चेमगोइयां हैं, मुझे इनका मकसद ये नजर आता है कि बाहर दुनिया को यह तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान में सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होने जा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान के लिए नरम गोशा ट्रक की बत्ती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, इमरान खान की बहन के मुताबिक 3 लोग इमरान खान से खौफजदा हैं, एक सदर, एक वजीर आजम, एक आर्मी चीफ। इन लोगों को लगता है जो कुछ भी इन्होंने किया है, यानी सदर भी जाली बना हुआ है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है, शहबाज शरीफ 17 सीटों पर वजीर आजम बन गए। अब जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या पाकिस्तान में इलेक्शन के साथ जो आइन की धज्जियां बखेरी गई हैं, जो कानून को पामाल किया गया है, जो जुल्म और बर्बरियत इस मुल्क में की गई है, इन सबको ऐसा लगता है कि इन्हें जवाब देना पड़ जाएगा। अब ये वो लोग हैं जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो ओहदों पे नहीं, उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। यानी इसके अंदर आप ये समझ लें एमक्यूएम भी बड़ी परेशान है। फजल रहमान भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो ताकत में आए। इसी तरह जो है वो नवाज शरीफ तो कभी भी नहीं चाहेंगे। और उनके बारे में ये खबर आजकल फ्लोट कर रही है कि जब जंग के दौरान भी इमरान खान साहब के बारे में बात भी की गई तो नवाज शरीफ साहब ने इस बात पे ही इंसिस्ट किया कि इमरान खान को जेल में रखो। यानी कुछ भी हो जाए, मियां साहब इमरान खान साहब की मुकम्मल मुखालफत जारी रखेंगे। नवाज शरीफ के लिए डरावना ख्वाब जो है वो यास्मीन राशिद है कि जिस दिन वो बाहर आ जाएंगी उस दिन नवाज शरीफ साहब का भट्टा बैठना शुरू हो जाएगा। वो हर चौक में हर जगह खड़ी होकर मियां नवाज शरीफ साहब का पोल खोलेंगी कि मैंने इस आदमी को इलेक्शन हराया, ये मेरी सीट वापस करें। क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो बड़ी स्ट्रगल करने वाली खातून है, सारी जिंदगी उनकी ऐसे गुजरी है। अब अगर उन्होंने, यास्मीन राशिद साहिबा ने नवाज शरीफ को हर जगह पे चैलेंज करना शुरू कर दिया, अदालतों में हर जगह पे, तो उनके पास मीडिया भी आएगा, असर रसूख भी आएगा, वकला भी साथ खड़े होंगे, डॉक्टर्स भी साथ खड़े होंगे, सिविल सोसाइटी भी साथ खड़ी होगी, सोशल मीडिया भी साथ खड़ा होगा। तो नवाज शरीफ के लिए, यानी कोई भी आदमी अपनी जीती हुई सीट के लिए ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सका जो लड़ाई यास्मीन राशिद लड़ने की कैपेसिटी रखती है। तो इससे ये नवाज शरीफ साहब को एक खौफ है। अब जुनैद अकबर साहब ने भी कह दिया, सलमान अकरम राजा साहब ने भी कह दिया, शेख वकास अकरम साहब ने भी कह दिया। तो गंडापुर साहब का जो दावा था कि मुज़ाकरात की इमरान खान ने इजाजत दी है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने बात की हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट को कहें कि वो ये सारे गंदे काम छोड़ के वो वापस चले जाएं अपनी आईनी हुदूद में और पाकिस्तान को सियासतदानों को चलाने दें, अवाम के मैंडेट का एहतराम कर लें और इदारों को उनकी स्पेस
वापस कर दें। ये मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन हुकूमत के साथ जो दो शराइत इमरान खान साहब ने रखी थी उन पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये एक मिसाल मैंने आपको नवाज शरीफ साहब के बारे में दी थी माजी में, ते अन्ना वंडे रेहड़ियां मुड़ मुड़ अपने आन, ये मियां साहब की मिसाल है। और यही किया इन्होंने। अब यौम तशक्कुर पे सबने अपना अपना स्टेटमेंट जारी किया, सदर ने किया, वज़ीर आज़म ने किया, बाकी सबने किया। 21 तोपों की और 31 तोपों की सलामी दी गई। इस्लामाबाद में 31 और बाकी सूबों में जो है वो 21 तोपों की सलामी दी गई। तो यौम तशक्कुर मनाया सारे पाकिस्तान ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन ये जो एक तकरीब है, ऐसा शोधापन तो इससे पहले कभी हमने नहीं देखा। ये एक तकरीब की गई सरकारी सतह पे और इसमें ये टीवी के ऊपर चलाए गए नाम और ये अकाउंट्स के जनाब, इन्होंने इंडिया से बड़ी जंग लड़ी है, प्रोपेगेंडा की जंग बड़ी लड़ी है इन्होंने इंडिया से। वो सारे अकाउंटों के ऊपर नवाज शरीफ साहब का मुंह फिट है। मियां साहब के जो पेड अकाउंट है PMLN के, उनकी प्रमोशन की गई जनाब, इन्होंने लड़ी है इंडिया के साथ लड़ाई। अब जरा हकीकत में आपके सामने रखता हूं कि एक्चुअली इंडिया के साथ कौन लड़ा। PTI और PMLN का मुवाजना कर लेते हैं ना, जो आम पाकिस्तानी है, जो ज्यादा सियासत में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन आज वो मौजूदा हालात के तनाजुर में इमरान खान के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक आम पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, उसको भी जरा छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अब आप आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के कंपैरिजन पे, और ये कंपैरिजन हमारे सामने मौजूद है। इसमें 8 मई से 12 मई के दौरान नून लीग की तरफ से टोटल 184 पोस्टें की गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 641 पोस्टें की गई। इनमें जो ओरिजिनल पोस्ट है नून लीग की 100 और PTI की जो ऑफिशियल है वो 198 है, यानी दुगनी पोस्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नून लीग की इन पोस्ट पर जो व्यूज हैं वो 2 करोड़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो व्यूज हैं वो 5.5 करोड़ से ज्यादा है। बहुत फर्क है। नून लीग की जो ओरिजिनल पोस्ट है इस पर व्यूज 15 लाख, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा है। 10 गुना का फर्क है, 9 गुना का। इतने ज्यादा व्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग से मिले हैं। ये लड़ाई के दौरान की बात कर रहा हूं। और वो अपने बंदों को बुला बुला के जो है ना, उनको वो मेडल और शील्ड्स पकड़ाई जा रहे हैं कि जनाब तुमने बड़ी लड़ाई लड़ी है बयानिया की, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे की। हालांकि सारी लड़ाई अनसंग हीरोज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, और उसके अलावा जो आम पाकिस्तानी है जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी, उनका जिक्र ही कहीं नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ इमरान खान का नाम जोड़ते हैं या इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो इन्होंने चुन चुन के थोड़े बहुत जो है वो बंदे उनको बुला के अप्रिशिएट किया है। अब इन सारी पोस्टों में पाकिस्तान का लफ्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 386 मरतबा इस्तेमाल किया और नून लीग ने सिर्फ 100 मरतबा इस्तेमाल किया। 4 गुना पाकिस्तान का लफ्ज इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया। जिंदाबाद का लफ्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल है उन्होंने 83 टाइम्स इस्तेमाल किया, नून लीग ने 37 मरतबा इस्तेमाल किया। इंडिया का लफ्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 111 मरतबा इस्तेमाल किया बुरे तनाजुर में, जबकि नून लीग ने 77 मरतबा इस्तेमाल किया। अब आप ये देखेंगे मोदी का लफ्ज किसने कितनी मरतबा इस्तेमाल किया। मियां साहब ने तो मोदी का नाम ही नहीं लिया, नाम ही नहीं लिया मियां साहब ने मोदी का, और ना मोदी का नाम लिया उनकी बेटी ने या बाकी लोगों ने। तो नून लीग ने फिर कहां लेना था नाम? उन्हें पता है कि मियां साहब की यारी है मोदी से, मियां साहब नाराज हो जाएंगे। अब लफ्ज मोदी नून लीग के ऑफिशियल अकाउंट से सिर्फ 2 मरतबा ट्वीट किया गया, सिर्फ 2 मरतबा लफ्ज मोदी नून लीग के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया, जिसके व्यूज 10,000 है, 10,000 व्यूज। जबकि लफ्ज मोदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से 45 मरतबा से ज्यादा शेयर किया गया, इस्तेमाल किया गया, और इसके व्यूज 3.5 मिलियन से ज्यादा। एक तरफ 10,000, एक तरफ 35 लाख से ज्यादा। यह फर्क अब कहां से कवर होगा? यह तो नहीं हो सकता। और यह सारा ऑफिशियल डाटा जाके आप सोशल मीडिया पे चेक कर लें। अभी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दौड़ में थोड़ी और आगे निकल गई हो, और फिर यह कहते हैं कि नवाज शरीफ ऑपरेशन जो है डिजाइन कर रहे थे, ये उनके सोशल मीडिया ने कारनामा किया। तो वो एक है ना, वो जो कहते हैं कि अन्ना वंडे रेडियां मुरमुर अपने आनू, तो ये वो मिसाल एग्जैक्टली PMLN के ऊपर जो है, जहां इनको थोड़ी सी खाली जगह लगती है ना, अपना मुंह फिट करते हैं कि सोशल मीडिया पे भी हम नहीं किया। कौमी यकजहती का ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं जरा ये देखिए आप। तहरीक इंसाफ के ऊपर यह भी पाबंदी लग गई है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकते या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। कैसे? जरा ये आप देखिए। लाहौर में भारतीय जारियत के खिलाफ, ये आयशा अली भुट्टा साहबा ने ट्वीट करके भी बताया, ये FIR भी लगी हुई है हमारे सामने। ये एक FIR दर्ज कर दी गई है 290, 291, 148, 149, 431, ये दफात लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुकदमा दर्ज किया गया। और जनाब ये मुकदमा दर्ज किया गया है 13/5/2025 को, यानी 13 तारीख को अब ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा यह है जनाब कि लाहौर में भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज महमूद और पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज वड़ाइच, जहीर अब्बास खोखर, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की भी पाबंदी है। आप बनाना क्या चाहते हैं पाकिस्तान को? वो कुछ शर्म आती है आपको? कोई समझ आ रही है आपको? वो आदमी पाकिस्तान जिंदाबाद कहना चाहता है, आप उसको रुसवा कर रहे हैं, आप उसको मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को आप सिर्फ इसलिए दीवार से लगा रहे हैं कि चंद लोगों को उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से खतरा है कि हमारी मौज मस्ती बंद हो जाएगी अगर ये पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इस सोच के साथ बाहर आ जाता है। तो
उन्हें बदली हुई सोच वाला आदमी चाहिए ना। अब इमरान खान की सोच बदल नहीं रही, तो ये पाकिस्तान के अंदर कौमी यकजहती के बजाय मजीद तफर्रका पैदा कर रहे हैं और मुकदमात पे मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। यहां पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा जा सकता, तो फिर रियासत चाहती क्या है वो बता देना। रियासत साफ कह दे कि आज के बाद जब भी कभी कोई जंग होगी या कोई मसला होगा तो कौम बिल्कुल आराम से बैठे। कौम को ना पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की जरूरत है, कौम को ना फौज के साथ और इदारों के साथ खड़े होने की जरूरत है। रियासत साफ कह दे, रियासत में बता दे कि जनाब ये कॉपीराइट सिर्फ नून लीग के पास है या पीडीएम की जमातों के पास है या उन जमातों के पास है जो एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश कर रही है कि वो पाकिस्तान का नारा लगा सकते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हो सकते हैं। बाकी सारे पाकिस्तानी जो 80% हैं वो साइड पे होकर चुप करके बैठ जाएं, न्यूट्रल होकर। उनका कोई काम नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए आवाज उठाएं। क्या ये चाहते हैं आप? अगर रियासत ये चाहती है तो खुलकर पाकिस्तानियों को बोल दे, नहीं तो माफी मांगे इस घटिया हरकत के ऊपर और पुलिस को भी बोले कि माफी मांगे। अब नाज़रीन, इस वक्त जब हम जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, हमें तशक्कुर मना रहे हैं, उस वक्त खतरात टले नहीं है। संजीदा बात यह है कि दोबारा जंग शुरू होने का बदतरीन खतरा मौजूद है। भारत के साथ जो हुआ, जो इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट्स शेयर हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि भारत को और फ्रांस को बड़ा खौफनाक नुकसान पहुंचा है और इनके साथ साथ इसराइल को भी। इसराइली ड्रोन्स, फ्रांसीसी तैयारे, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारे एक्सपोज हो गए और भारत की फौज और भारत की हुकूमत ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए। अब ये सारे कभी भी इस चीज को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इस बात का बड़ा इम्कान है, बिलावल ने भी ये बात की, इमरान खान ने भी ये बात की, मौजूदा हुकूमत के लोग भी ये बात करते हैं और इंटरनेशनली भी ये बात हो रही है कि भारत कुछ ना कुछ करेगा जरूर। ऐसा नहीं हो जाता कि वो भी यहां चुप करके बैठ जाएगा। लड़ाई का खदशा मौजूद है, उसकी तरफ सारे फोकस रखें और भारत वो कार्रवाई डाल रहा है जिस कार्रवाई से हमें ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। रॉयटर्स की खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये बैनुल अक़वामी जो है वो इदारा है सहाफती रॉयटर्स, उसने जो खबर दी है, न्यूज एजेंसी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि उनकी खबर के मुताबिक सिंध में, झेलम में और चनाब में ये जो पाकिस्तान के पानी है इनका रुख मोड़ा जाएगा। भारत इसकी मनसूबाबंदी कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आसिफ अली जरदारी ने दरिया सिंध पे 6 नहरें बनाने का हुक्म दे दिया था कि बनाओ 6 नहरें, दरिया सिंध का पानी रोको। तो सिंध के लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो गई थी। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो दरिया हैं उनके ऊपर अब इंडिया नहरें निकालने वाला है और वो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं रॉयटर्स की खबर के मुताबिक। तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब यहां पे आप देखेंगे भारत का दरिया चनाब पर रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर करने का मंसूबा, ये रॉयटर्स ने बताया है। ये डबल करने जा रहे हैं नहर को 120 किलोमीटर। भारत चनाब के पानी का इस्तेमाल 40 से बढ़ाकर 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड कर सकेगा। यानी जो चनाब का पानी वो इस्तेमाल कर रहा है, वो जितना इस्तेमाल कर रहा है उससे 3 गुना से ज्यादा इस्तेमाल करेगा इस नहर को मुकम्मल करने के बाद। और बहुत तेजी से ये काम नरेंद्र मोदी के हुक्म के बाद अब भारत आगे बढ़ा रहा है। भारत का दरिया सिंध, चनाब, झेलम का पानी 3 शुमाली रियासतों में भी तकसीम करने का मंसूबा सामने आ गया रॉयटर्स के मुताबिक। यानी वो पानी को उठा के शुमाल की तरफ लेकर जाएगा बजाय इसके कि वो पानी पाकिस्तान में बहता हुआ आए। ये पाकिस्तान के ऊपर एक एटमी हमले से भी ज्यादा खौफनाक चीज है। एटम बम तो आपको एकदम खत्म करता है ना, जो बंजरपन है ना, या खुदा ना खास्ता अगर ये पानी दरियाओं का बंद हो जाता है तो ये आप सिसक सिसक के आप इस तकलीफ में जाते हैं। पाकिस्तान को किसी सूरत भी अपने पानियों के ऊपर ना कोई नई नहर बनने देनी है, ना कोई नया बंद बनने देना है, ना कोई नया डैम बनने देना है, बल्कि जो स्ट्रक्चर्स इलीगल पहले से बने हुए हैं उनको तबाह करना पाकिस्तान की और पाकिस्तानी फोर्सेस जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये बात जितने भी तजियाकार है वो ये कहते भी हैं। मकबूजा कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट से भी पाकिस्तान का पानी रोकने का मंसूबा है, ये भी रॉयटर्स ने कहा है। अब ये खबरें उस वक्त आ रही हैं जब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, जंग के खतरात जो हैं वो बढ़ चुके हैं। नजम सेठी ने मेरी ये खबर की गवाही दी है। मैंने ये खबर दी थी, बहुत सारे लोग छलांगे मार रहे थे। अब जरा आप सुने कि नजम सेठी साहब ने क्या कहा। मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के सुनाता हूं जो उनका स्टेटमेंट है, क्योंकि नजम सेठी बोले तो आर्मी चीफ को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नजम सेठी बोले तो नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उनका खास आदमी, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात में सेठी साहब। तो सेठी साहब ने कहा कि पाकिस्तान भारत को जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन जब नूर खान बेस पर हमला हुआ, अब ये देखें नूर खान बेस पर हमला कब हुआ, 9 तारीख की रात को, 9 मई की रात को हमला हुआ नूर खान एयरबेस पे। उससे पहले नजम सेठी साहब ने क्लेम किया कि पाकिस्तान बिल्कुल जवाब भारत को नहीं देना चाहता था और यही बात राणा सनाउल्लाह ने और इसहाक डार ने की भी थी, जिसको हमने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान का जवाब देने का कोई मूड नहीं है, पाकिस्तान इस लड़ाई को यहीं पे खत्म करना चाहता है। गो के इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मुदाखलत कर दी है, अटैक किया पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज के ऊपर। तो पाकिस्तान जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन नूर खान बेस पर हमला हुआ जो कि हमारी न्यूक्लियर कमांड से 1 किलोमीटर के फासले पर है, फिर मजबूरन जवाब देना पड़ा। यह नजम सेठी साहब ने कंफर्मेशन दी है। अमेरिका को अंदेशा हुआ पाकिस्तान न्यूक्लियर का ना सोचे, इसने भारत और पाकिस्तान को कहा कि सीज फायर कर ले और फिर सीज फायर हो गया। पाकिस्तान के गले तो नहीं पड़ा सीज फायर, क्योंकि जाते जाते पाकिस्तान ने ठोक दिया था, लेकिन इंडिया के गले यह सीज फायर पड़ गया। नरेंद्र मोदी के गले में यह ढोल पड़ा हुआ है, वो जरा सा चलते हैं ढोल बजना शुरू हो जाता है।
तो हालात बड़े पतले हैं। नाज़रीन, एक और वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही है, पहले वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। मुफ्ती कवी साहब हैं, आप सब जानते होंगे, शादियों में बड़े मशहूर हैं, बड़े फतवे देते हैं वो बाज़-औक़ात शराब के बारे में, औरत के बारे में, शादी के बारे में। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है उनके फतवों को सुनने के बाद कि क्या यही टॉपिक रह गया उनके पास बात करने के लिए। वो बड़े मुतनाज़े हैं इस हवाले से, उनकी वीडियो वगैरह भी आ जाती हैं बाज़-औक़ात। तो ये लाल मस्जिद में जाकर बैठ गए और वहां जाके चाय पी रहे थे, तो तलबा वगैरह इनके साथ मुख्तलिफ बैठे हुए थे, गपशप लग रही थी। इतने में किसी ने मौलाना अब्दुल अजीज साहब को बताया, तो वो हाथ में राइफल लेकर आ गए, और राइफल लेकर आए और दरवाजे पे खड़े होकर उन्होंने कहा मुफ्ती साहब को कि उठ जाओ, आप यहां से जाइए वरना मैं आपको गोली मार दूंगा। और जिस तरह वो कह रहे थे ना, मुझे लगा वाकई मार देंगे। अगर मुफ्ती साहब मेरे बड़े समझदार आदमी हैं, मुफ्ती कवी साहब, उनको भी फौरन तेवर पता चल गया कि ये गोली वाकई मार देंगे। तो मौलाना अब्दुल अजीज साहब ऐसे लग रहा था कि वाकई गोली मार देंगे, मुझे तो फील आ रही थी। तो मुफ्ती कवी साहब फटाफट उठे और अपनी जूती तक भूल गए पहले, फिर बाद में मेरी जूती उधर है वो मैंने लेनी है। तो मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने कहा जी ये बदमाश है और ये जब दोबारा इधर आए तो कोड़े मारो इसको पकड़ के, ये ठीक आदमी नहीं है। अब ये इख्तलाफ तो है, मौजूद है, तो क्या ये तरीका ठीक है, ये सवाल पैदा हो रहा है। यानी ना ये जोर जबरदस्ती इस्लाम में है, और ना जो मुफ्ती कवी साहब चीजें करते हैं वो भी हमें कोई इस्लाम से करीब नजर नहीं आती। लेकिन ऐसे आदमी को बिठा के समझाना चाहिए या उसको क्लाशनकोफ दिखा के भगा देना चाहिए, ये भी एक अजीब चीज है। बहरहाल ये पकड़े तो ऐसे गए जैसे कोई शादी में चला नहीं जाता, बगैर किसी शादी में बुलाया नहीं हुआ, जाके खाना खा रहा है बैठ के, तो बस ऐसे ही पकड़े गए मुफ्ती साहब। वहां पे मुफ्ती कवी साहब को ऐसे ही पकड़ के निकाला उन्होंने कान से, जैसे शादी के अंदर कोई बंदा बगैर किसी तरफ से बुलावे के आके बैठ के खाना खा रहा और वो पकड़ा जाए, तो ऐसे ही उन्होंने पकड़ के बाहर निकाला। और मुफ्ती साहब बड़े सियाने हैं, वो फटाफट निकल गए, उन्हें समझ आ गई कि मौलाना साहब ने शायद वाकई गोली मार देनी है, नहीं तो कोड़े तो मुझे यहाँ पे लग ही जाएंगे। बहरहाल ये बहुत विजुअल जो है वो वायरल हो रहा है। अब देखते हैं वहां की पुलिस क्या करती है, इंतजामिया क्या करती है। तो ना तो जो चीज़ें मुफ्ती कवी करते हैं वो कोई मुझे लगती है इस्लाम के बहुत करीब, और ना मौलाना अब्दुल अजीज साहब का जो तर्ज अमल है वो भी कोई हमारी नुमाइंदगी करता है। मेरे ख्याल में यहाँ पे भी बहुत वो आगे निकल जाते हैं, बहुत सख्ती अपनाते हैं। बाद औक़ात एक दफ़ा विजुअल आया, वो सोफे छुरी से और ब्लेड से काट रहे थे कि हम ज़मीन पे बैठेंगे। तो ये चीज़ें भी एक तरह की एक्सट्रीम है, ये भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये विजुअल था, मैंने आपके सामने रख दिया, आपको मैंने बता दिया कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है। नाज़रीन, इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए, आलमी मंडी में 3 मरतबा लगातार पेट्रोल की कीमत कम हुई, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को नहीं दिया। लेकिन जैसे इनकी गर्दन के ऊपर गोड्डा आएगा ना, ये वाला रिलीफ आवाम को देंगे, लेकिन तब तक आवाम की जेब के ऊपर बहुत बड़ा डाका ये लोग डाल चुके होंगे। इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाएगा जनाब। ये पता क्या होता है, ये बंदे को एक ऐसी मेडिसिन दे देते हैं, उसके बाद बिठा देते हैं, सामने मशीन लग जाती है और उसके वो लगा देते हैं वो आले वगैरह और पता नहीं कुछ, और फिर उससे सवाल जवाब करते हैं। वो आदमी जब झूठ बोलता है तो वो बटन, वो कुछ और लाइट जलती है, जो सच बोलता है तो वो कोई और, वो रीडिंग्स चेंज होती रहती हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट, लेकिन ये तब होता है जब आपके पास सबूत ही कोई ना हो। इसका मतलब है हुकूमत ये मानती है कि 9 मई के हवाले से हुकूमत के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। पुलिस ये मानती है कोई शवाहिद, कोई गवाह, कोई सबूत कुछ मौजूद नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है। इस टेस्ट के साथ भी आपको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि 9 मई जिन्होंने किया उल्टा फंस जाएंगे, उल्टा फंस जाएंगे। इसके सवालात आप तैयार कर लें और फिर पूछें इमरान खान से। बल्कि चंद सवालात मैं आपको देता हूं, आप पूछें इमरान खान से, आप फंस जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली 9 मई किया किसने। इमरान खान के अंदर बहुत सारे राज दफन है, वो राज अगर बाहर आ जाएंगे तो आप लोगों को सबको मुसीबत पड़ जाएगी। चंद साफी ये जानते हैं, हामिद मीर से जाके पूछ लें आप, एक दो और लोग हैं, आप उनसे जाकर पूछ लें, आपको पता चल जाएगा इमरान खान के सीने के अंदर कौन से राज हैं। शहीद अरशद शरीफ को भी कुछ चीजों का पता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं भी जानता हूं। तो क्योंकि ये चीजें इमरान खान से रिलेटेड है और इमरान खान ने ही इनको बताना है जब बताना है, हमारे पास ये अमानत है, तो हम इस अमानत को रोक के बैठे हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर इमरान खान ने वो चीजें बोल दी ना तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। नाज़रीन, एंड में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 एतराज़ात उठाए, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, एक एतराज उठाया कि इसको लाइव दिखाया जाए जनाब, दूसरा उठाया कि मंसूर अली शाह साहब जो जज हैं, सीनियर जज, उन समेत जो 5 मजीद जजेस जिन्होंने ये केस सुना हुआ था उनको भी बेंच में शामिल क्यों नहीं किया गया। और तीसरा है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फैसला करें, फिर मखसूस नशिस्तों का मामला देखें, क्योंकि ये उससे मुतासिर हो रहा है। तो ये तीनों बड़े जायज मुतालबात हैं, देखते हैं कि अदालत इसके ऊपर क्या करती है। और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतनाज़ बयान आया जिसमें वो आज़ादी जोन का नाम ले रहे हैं गजा को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप का फार्मूला है कि यहां से सबको निकाले, ये मलबे का ढेर है, इसको बुलडोजर लगा के साफ करे, और यहां पे बेहतरीन खूबसूरत किस्म के, बड़ा महंगा प्लॉट है गजा, बेहतरीन दुनिया की जो है वो तफरीह के लिए जगह बनाना चाहते हैं वो। वहां पे खूबसूरत बहुत है ना वो एरिया, बिल्कुल समंदर के किनारे किनारे। फिर वहां पे बहुत ज्यादा जो है वहां पे ज़खायर भी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत भी है, बहुत हाइड्रो पेट्रोलियम का बड़ा जबरदस्त जखीरा है वहां पे, गैसेज भी हैं। तो ये क्योंकि वहां पे मादनियात हैं, उस हवाले से भी। नंबर 2, वहां पे एक बहुत खूबसूरत एरिया इसलिए भी, और उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है इसलिए भी। डोनाल्ड ट्रंप साहब की उस पर नजर है, और ये बातें वो कभी कतर में खड़े होकर कर रहे हैं,
कभी सऊदी अरब में खड़े होकर कर रहे हैं, यूएई में कभी वो ये बात कर रहे हैं, यूएई ने तो वैसे ही नॉर्मलाइज कर लिया रिलेशंस। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि गजा के मामले में डोनाल्ड ट्रंप एक डिसीजन ले चुके हैं। मुसलमानों को अपना रोल, जो ममालिक है उनको प्ले करना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे नुक्ते पे लाना चाहिए जो फलस्तीनियों के लिए काबिल कबूल हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।